जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम 11 अक्टूबर के जो एमसीक्यूज है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है, काफ़ी मज़ा आएगा। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल है अलग अलग एग्जाम्स के लिए, तो आप विजिट कर सकते हो studyIQ.com या फिर इन नंबर्स पे कॉल करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। मेरे वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और PDF के लिए t.me/मयूर मोगरे इस टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आता है कि 2018 में इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी विथ हर अ स्किल्ड गर्ल फोर्स। तो बी जो है ये इसका सही जवाब रहेगा। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड ये एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस डे है जो कि डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, और इसे डे ऑफ गर्ल भी कहा जाता है। उसी के साथ साथ सबसे पहली बार ये अक्टूबर 11, 2012 को सेलिब्रेट किया गया था। अब ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ताकि जो जेंडर इक्वलिटी है वो हम अटेन कर सके, उसी के साथ साथ जो भी अवेयरनेस है वो हम स्प्रेड कर सके। क्योंकि जो गर्ल है उसे काफ़ी इनइक्वलिटी फेस करनी पड़ती है, जो एजुकेशन है उसे एक्सेस करने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, लीगल राइट्स के लिए। तो इन सब के लिए जो अवेयरनेस है वो फैलाया जा सके, वायलेंस जो होता है वो हम कम किया जा सके, इसीलिए यहाँ पर ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पर्सनैलिटी को रिकॉग्नाइज करता है। मतलब इन स्टेटमेंट से आपको बताना है कि जो पर्सनैलिटी है ये कौन है। तो उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है रेलवे रिफर्बिशिंग फैक्ट्री रोहतक में। रेलवे रिफर्बिशिंग फैक्ट्री मतलब क्या होता है? रेलवे पुनर्सज्जा कारखाना। और इन्होंने सिर्फ हमारा जो इंडिपेंडेंस है मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट में ही पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन जो फार्मर्स के राइट्स है उसके लिए भी उन्होंने स्ट्रगल किया है, फाइट की है। और 1937 में ये पंजाब प्रोविंस के रेवेन्यू मिनिस्टर बनते हैं। तो अब आपको बताना है कि कौन से व्यक्ति ये है। तो सही जवाब है छोटू राम। तो रिसेंटली स्टैचू की वजह से सर छोटू राम जो है काफ़ी न्यूज़ में थे। तो इनका नाम है राई राजपाल। इन्हें सर छोटू राम नाम से जाना जाता था। 24 नवंबर 1881 को इनका जन्म होता है एक छोटे से गांव में जिसका नाम है संपाला रोहतक में। और इन्हें मसीहा ऑफ फार्मर भी कहा जाता है। और इन्होंने कंट्री का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट, उसमें तो पार्टिसिपेट किया ही था, लेकिन जो फार्मर्स के राइट्स है उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी मशक्क़त की है। आप सभी को पता होगा जो फार्मर्स है उनका कितना शोषण किया जाता था जो ब्रिटिश राज है उसमें। मतलब उन्हें ना ही कोई सहूलत दी जाती थी और सिर्फ उनका शोषण होता था। मतलब उन पर टैक्स लगा और पैसा लो। लेकिन उनके एम्पावरमेंट के लिए यहाँ पर इन्होंने जो सर छोटू राम है उन्होंने काफ़ी मशक्क़त की, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया ताकि उनकी जो सिचुएशन है वो हम बेटर बना सके। और उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा रेलवे रिफर्बिशिंग फैक्ट्री के लिए मतलब रोहतक में। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सेनकाकू आइलैंड, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो सेनकाकू आइलैंड जो है ये लोकेटेड है ईस्ट चाइना सी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको साउथ कोरिया नज़र आएगा, यहाँ पर ये जो है सेनकाकू आइलैंड आपको नज़र आएगा, ये है ईस्ट चाइना सी, क्योंकि यहाँ पर ताइवान है, यहाँ पर चाइना है। क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ताइवान को किस नाम से जाना जाता है? इनमें से सॉफ्ट बैलेंसिंग का एग्जाम्पल कौन सा है? मतलब जो इंटेंस राइवलरी और कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें जो भी पावर्स एंगेज रहते हैं तो उस तरफ जो वीकर स्टेट्स हैं उनका रवैया सॉफ्ट बैलेंसिंग का होता है। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? तो जोमदिंग कॉन्फ्रेंस, बंडुंग आफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, रोचस्टर कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर अगर हम पहला देखते हैं तो ये गलत होता है, दूसरा बिल्कुल सही होता है, और तीसरा अगर हम देखते हैं तो ये भी गलत होता है। जवाब रहेगा सिर्फ 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और उसका जो प्रीकर्सर है आफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस 1955 का, ये सॉफ्ट बैलेंसिंग ये एक रवैया बताता है जो भी वीकर स्टेट्स है मतलब जो ग्रेट पावर्स इंटेंस राइवलरी में रहते हैं जैसे कि यूएसए जो है और यूएसएसआर, तो ये ग्रेट राइवलरी में थे और ये ग्रेट पावर्स थे। लेकिन यहाँ पर जो भी वीकर स्टेट्स है जैसे कि उस टाइम पर जो फुल तरीके से इंडिपेंडेंट हुए भी नहीं थे या फिर इंडिपेंडेंट होने की कगार पर थे, भारत उन्हें इंडिपेंडेंस दिला रहा था, तो वहाँ पर ये जो स्टेट्स है ये सॉफ्ट बैलेंसिंग की तरफ थे। मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मतलब हम किसी के भी तरफ अलाइन नहीं है, ना ही हम यूएसए की तरफ है ना ही हम यूएसएसआर की तरफ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम आइसोलेटेड नहीं है,
हम अलाइंड नहीं है, मतलब किसी की भी तरफ रुख अपना नहीं रहे हैं कि ये सही है, ये बड़ा सुपर पावर है या फिर ये बड़ा सुपर पावर है। हम बोल रहे हैं कि तुम दोनों अच्छे हो और हमारा जहाँ फ़ायदा हो रहा है हम उस तरीके से बर्ताव करेंगे। तो ये एक सॉफ्ट बैलेंसिंग का रवैया जो है इसका एग्जाम्पल होता है, ताकि एक वॉर जैसी सिचुएशन जो है वो ना क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है वैदिक प्रैक्टिसेस के बारे में। तो पहला है कि सिस्टम ऑफ वर्ण जो है ये प्रिविलेंट हो गई थी। जो भी परफॉर्मेंस होते हैं डिफरेंट सेक्शन के, उसके बेसिस पर वर्ण कौन कौन से थे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें से जो ब्राह्मण रहते थे वो शिक्षाविद थे, जो क्षत्रिय है वो सुरक्षा कर्मी रहते थे, और जो वैश्य है वो वाणिज्य रहते थे, और शूद्र मतलब औद्योगिक या फिर जो कला उनमें होती है उसके बेसिस पर ये बनाया गया था। और जो क्षत्रियज है और वैश्यज है उन्हें सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने के लिए अलाउड था। और जो विमेन की पोजीशन है वो ख़राब होना शुरू हो गई, क्योंकि जो विमेन है उन्हें शूद्रस के साथ ग्रुप किया गया और उन्हें अनटचेबल्स कंसिडर किया गया। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन जो ये पहचानना है। तो ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, जवाब रहेगा 2, मतलब सिर्फ बी रहेगा 2 ओनली। तो लेटर वैदिक पीरियड में जो विमेन है उनकी जो एक महानता है वो कम होती गई थी। और पहले तो ये भी था कि आप अगर क्षत्रिय है लेकिन आप अगर बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज ले लेते हैं और दूसरों को नॉलेज शेयर करना चाहते हैं तो आप ब्राह्मण कैटेगरी में जाओगे। अगर आप क्षत्रिय है लेकिन अगर आप कोई व्यापार करते हो तो आप वैश्य में जाओगे। तो इस तरीके से आप वर्ण जो है वो चेंज भी कर सकते थे और वर्ण चेंज होते थे, मतलब आपके काम पर निर्भर करता था कि आप किस वर्ण के हो। मगर उसके बाद ये जो वर्ण सिस्टम है ये बहुत रिजिड होती चली गई और ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही बनेगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय ही बनेगा, वैश्य का वैश्य ही बनेगा, शूद्र का शूद्र ही रहेगा। तो इस तरीके से वर्ण सिस्टम जो है ये रिजिड होती चली गई। तो यहाँ पर आप जो वर्ण सिस्टम है वो देख सकते हो, जैसे कि वर्ण जो ब्राह्मण है वो काफ़ी अच्छी पढ़ाई उनके पास रहती थी, दूसरों को ज्ञान देते थे, और यहाँ पर वो सेक्रीफाइसेस भी परफॉर्म कर सकते थे और गिफ्ट भी रिसीव कर सकते थे। और दूसरे नंबर पर क्षत्रिय आते थे जो कि रक्षक होते थे, जो लड़ाई करते हैं वो होते थे, और जो लोगों को प्रोटेक्ट करते थे, बैटल्स फाइट करते थे। थर्ड मतलब जो वैश्य आते थे, मतलब वो फार्मर्स या ट्रेडर्स रहते थे, और क्षत्रिय और वैश्य दोनों को भी सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करने की अनुमति थी। और जो शूद्रस है वो कोई भी रिचुअल्स फॉलो नहीं कर सकते थे। और काफ़ी बाद जो अनटचेबल्स है उनको क्लासीफाई किया गया, मतलब जो हंटर्स, गैदरर्स, मतलब बरियल्स, ये सब जो परफॉर्म करते थे उन्हें अनटचेबल्स करके एक सेपरेट क्लासीफाई किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि किस टाइप का लीफ मॉडिफिकेशन होता है डेजर्ट एरिया में ताकि वाटर लॉस को इनहेबिट कर सके। तो हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, टाइनी लीव्स, थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। तो यहाँ पर पहला जो है बिल्कुल सही आता है, दूसरा भी बिल्कुल सही आता है, तीसरा भी बिल्कुल सही है। जवाब रहेगा 1 2 3। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि कुछ अमेंडमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्टली मैच करना है। तो 89th अमेंडमेंट एक्ट ये नेशनल कमीशन SC/ST का लेकर आता है, बायफरगेट करता है अलग अलग। 61st अमेंडमेंट एक्ट आता है कि जहाँ पर जो वोटिंग की एज है 21 से 18 कर दी जाती है। 92nd आता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ चेंज हुआ कर देते हैं। और 69th आता है जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो स्टैब्लिश की जाती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फेडरल नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली के लिए स्टैब्लिश की जाती है। नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली के लिए मतलब यहाँ पर जो एक यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर जो पहला है ये बिल्कुल सही होता है, दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये भी बिल्कुल सही होता है, तीसरा अगर हम देखते हैं तो ये जो एंटी डिफेक्शन है ये 92nd का नहीं 91st का है, तो ये गलत हो जाता है। और फोर्थ जो है ये बिल्कुल सही होता है। जवाब रहेगा 1 2 4, 1 2 का 4, तो ये बिल्कुल सही है। तो क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि 92nd अमेंडमेंट एक्ट जो है ये किससे रिलेटेड है। तो ये है हमारे वीडियो का एंड। वीडियो आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।